टोटल जो सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, इन सब का जो नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कहते हैं, वो आज 2 लाख मेगावाट से ज्यादा बन चुका है। वो 10 साल पहले केवल 2400 ईवी व्हीकल्स बेचे गए थे। अभी जो मार्च में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, भारत में 16 लाख ईवी व्हीकल्स बेचे गए। अभी ये 2 घोड़े भाग रहे हैं, लेकिन अलग अलग भाग रहे हैं। भारत में डिजिटल रेवोल्यूशन में जो काम कर रहे हैं वो सोच रहे हैं ये बहुत बढ़िया है, जो एनर्जी रेवोल्यूशन पे काम कर रहे हैं वो सोच रहे हैं ये बहुत बढ़िया है। जब ये दोनों घोड़े एक साथ लेके चैरियट को आगे ले सके, तो फिर आप सोचिए इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा वो कितना और बड़ा हो सकता है। अगर मेरे को अपने सेविंग्स कहीं पे लगाने पड़े तो मैं इकोनॉमी ऑफ द पास्ट में लगाऊंगा या इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर में लगाऊंगा। ये आई मीन एट द बेसिक लेवल हम सबको एज नागरिक हमें यही सोचना चाहिए कि मेरा अपना सेविंग्स कहाँ जा रहा है। जॉब्स, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एक ही फॉर्मूला है, और जितने जल्दी हम इसको समझ जाएं उतने जल्दी हम विकसित भारत की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी पैसा लाइव। मैं हूं शुभांश खन्ना। हमारे साथ आज की बातचीत में जुड़ चुके हैं डॉक्टर अरुणबा घोष, सीईओ एंड फाउंडर हैं CEEW के, दैट मींस काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, सोलर प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, नई नई स्कीम्स लाई जा रही हैं, तो इसमें आपको आने वाला विजन क्या लग रहा है? देखिए, 2010 में जब भारत का राष्ट्रीय सोलर मिशन का स्थापना हुआ, उस टाइम पे पूरे भारत में केवल 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का कैपेसिटी था। आज वो कुछ 80,000 मेगावाट जैसा बन गया है। टोटल जो सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, इन सब का जो नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कहते हैं, वो आज 2 लाख मेगावाट से ज़्यादा बन चुका है। तो ये एक सस्टेनेबिलिटी जर्नी है जो भारत ने तय किया है, और ये अब दुनिया में एक एग्जाम्पल की तरह खड़ा हो गया कि एक रिलेटिवली गरीब इकोनॉमी कैसे इतने जल्दी बना सकता है सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब आगे क्या करें? आगे काफ़ी कुछ और बदलाव होने पड़ेंगे। एक नंबर है, जो रूफटॉप्स पे जो सोलर एनर्जी का आएगा वो एक नया मार्केट बनेगा। जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगेंगे, वो मिलके ही वो 30,000 मेगावाट बन जाता है। अच्छा, उसके आगे जो हमारा PM कुसुम स्कीम है, जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा के बेसिस पे जो सिंचाई का योजना है, वो सबसे बड़ा है दुनिया में। तो कुसुम स्कीम को कैसे बढ़ाया जाए। तीसरा, अब ये क्लीन एनर्जी से हम अपना मोबिलिटी ट्रांजिशन को कैसे आगे बढ़ा दें। जैसे आज हमारे EV व्हीकल्स जो हैं, वो 10 साल पहले केवल 2400 EV व्हीकल्स बेचे गए थे। अभी जो मार्च में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, भारत में 16 लाख EV व्हीकल्स बेचे गए। अब वो EV व्हीकल्स जो 2 व्हीलर्स हो सकते हैं, 3 व्हीलर्स हो सकते हैं, छोटे बसेस, बड़े बसेस, गाड़ियाँ, उनका चार्जिंग भी कैसे क्लीन एनर्जी से हो सके। चौथा, जो हमारा छोटा और बड़े इंडस्ट्रीज़ का जो एनर्जी मिक्स है, वो कैसे और भी क्लीनर एनर्जी मिक्स बन सके। तो हम जैसे हमारे MSME जो सेक्टर है, वो 40% भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट का शेयर है उनका, 40% से ज़्यादा भारत के एक्सपोर्ट्स का शेयर है उनका। अब ये लघु उद्योगों को कैसे हम सपोर्ट कर सके ताकि वो डर्टी फ्यूल से क्लीनर फ्यूल्स पे चले जाएं। और बड़े इंडस्ट्रीज जो है, स्टील हो गई, सीमेंट, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, एल्यूमिनियम, जिनसे सबसे ज़्यादा प्रदूषण आता है, वो भी कैसे क्लीन हो सके। तो मेरा मानना है कि जो वेनिला रिन्यूएबल्स है, वो उसका स्टोरी हो चुका है, और हमने ये प्रूव किया है कि भारत में इस स्केल पे बन सकता है। अब ये जो नए नए सेक्टर्स आएंगे, रूफटॉप हो गए, स्मॉल इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज, EV चार्जिंग, इन सब में नया एक
जोश आएगा, नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी, एंटरप्रेन्योरशिप का अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो मेरे को उस हिसाब से थोड़ा एक्साइटमेंट आता है कि अब अगले 10 साल भारत में क्या हो सकता है। तो सर अभी देखा जाए तो आप किस सेक्टर को लेके ज़्यादा मतलब फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं कि हाँ एग्री सेक्टर में काफ़ी बड़े चेंजेस हाँ। देखने को मिल सकते हैं या ऑटो सेक्टर में क्योंकि ईवी भी जी। बहुत तेज़ी से डेवलप जी, हो जी, रहा है, जी। कई नए नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं इंडस्ट्री जी। में इस टाइम पे, जैसे जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के थे वो भी अब आ हाँ, रहे हैं इधर हाँ। की तरफ कि हम भी ईवी स्टेशन वाले में पैसा लगाएंगे। देखिए, आपके प्रश्न का एक टाइप का उत्तर हो सकता है सेक्टर बाय सेक्टर। जैसे अभी आपने ईवी के बारे में बात किया, एग्रीकल्चर के बारे में बात किया, नेचुरल फार्मिंग का एग्जैक्टली जो प्रोग्राम चल रहा है, जो आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ था लेकिन अब काफ़ी प्रदेशों में हो रहा है, और हर साल बजट में भी ये इसके बारे में बोला जाता है। सबसे ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग का प्रोग्राम इंडिया में हो रहा है। तो ये आप एग्रीकल्चर में देख लें, इंडस्ट्री में देख लें, रिन्यूएबल्स में देख लें, सेक्टर बाय सेक्टर तो होएगा। लेकिन एक और हिसाब से जो आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूँ वो है कि कैसे टेक्नोलॉजीज होंगे जो क्रॉस सेक्टरल होंगे। तो उसमें मेरा ये मानना है कि इंडिया का जो डिजिटल रेवोल्यूशन है और जो डिकार्बनाइजेशन रेवोल्यूशन है, ये दोनों रेवोल्यूशन एक साथ बन सकते हैं। तो एक तरफ हमारा इंडिया स्टैक बन रहा है, उस पे फिनटेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एगटेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एडटेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये वो। हाँ, लेकिन क्लीनटेक स्टार्टअप्स नहीं आ रहे नहीं आए अभी तक। तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे हम लेवरेज करें, और डिजिटल में जो हो रहा है वो क्लीनटेक को कैसे और प्रभावित कर सकता है। जैसे हम अपने घरों में जो अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उसको कैसे ऑप्टिमाइज करें, स्मार्ट मीटर्स के बेसिस पे हम इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स को कैसे चेंज कर सकें, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग कैसे कर सकें। आज अगर मैं आपसे ट्रेड करना चाहूँ, मैं सीधा आपको एक वायर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मेरे को बैंक नहीं जाना पड़ेगा। 15 साल पहले वो करना पड़ता था। कैन आई इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग मनी, कैन आई ट्रेड इलेक्ट्रॉन्स विद यू, राइट? लेकिन ये जो पावर मार्केट ऑफ द फ्यूचर है वो इस डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी बन सकता है। तो ये अभी ये दो घोड़े भाग रहे हैं, लेकिन अलग अलग भाग रहे हैं भारत में। डिजिटल रेवोल्यूशन में जो काम कर रहे हैं वो सोच रहे हैं ये बहुत बढ़िया है, जो एनर्जी रेवोल्यूशन पे काम कर रहे हैं वो सोच रहे हैं ये बहुत बढ़िया है। जब ये दोनों घोड़े एक साथ लेके चैरियट को आगे ले सकें, तो फिर आप सोचिए इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होएगा वो कितना और बड़ा हो सकता है। सर क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक इन्वायरमेंटल बेस्ड जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं या इन्वायरमेंट के फेवर में जिस भी तरीके के स्टार्टअप्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके रेवेन्यू को टैक्स फ्री नहीं रखा है। तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं बाकी इन्वायरमेंटलिस्ट की तरह कि ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट उसे टैक्स ब्रैकेट से बाहर रखे? देखिए, मैं इन चीज़ों को इन्वायरमेंटलिस्ट के हिसाब से नहीं, मैं एक्चुअली इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं इकोनॉमी के हिसाब से देखता हूँ कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ है, टेक्नोलॉजी कहाँ है। और मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल अपने आप को पूछता हूँ कि अगर मेरे को अपने सेविंग्स कहीं पे लगाने पड़े तो मैं इकोनॉमी ऑफ द पास्ट में लगाऊंगा या इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर में लगाऊंगा। ये आई मीन एट द बेसिक लेवल हम सबको एज नागरिक हमें यही सोचना चाहिए कि मेरा अपना सेविंग्स कहाँ जा रहा है। तो हम जब इकोनॉमी के हिसाब से देखने लगे, रादर दैन सिर्फ जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो वही तो कहेगा और जो नहीं है वो तो नहीं कहेगा, जब हम इकोनॉमी के हिसाब से देखने लगे तब इंसेंटिव्स कई प्रकार के बन सकते हैं। आपने एक टाइप का इंसेंटिव बताया टैक्सेस का, लेकिन टैक्स सिस्टम में भी एक तरफ हम कहते हैं टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करें। अब उसमें आप एक्सेप्शन भी लगाएंगे, एक्स्ट्रा स्लैब भी लगाएंगे, वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो भी एक बिजनेसमैन के लिए कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, दूसरा हो सकता है कि आपके जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट कॉर्पोरेट टैक्सेस, अगर आप सस्टेनेबल बिजनेस चला रहे हैं उसमें शायद आपको सपोर्ट मिले। तीसरा हो सकता है कि आपको डायरेक्ट सब्सिडी मिले, जैसे PLI स्कीम्स हैं। चौथा हो सकता है कि रेगुलेशन, अल्टीमेटली जैसे जो 1000 लार्जेस्ट कंपनीज हैं मार्केट में लिस्टेड, उनको अब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग देना ही पड़ेगा। ये अब रेगुलेशन बन चुका है। अब वो 1000 से 10,000 करिए, 10,000 से 1,00,000 करिए, कि सबको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, तभी मार्केट का साइज बढ़ेगा। अच्छा, उसके ऊपर जो इंडियन कार्बन मार्केट का जो डिज़ाइन बन रहा है अभी, वो एक और इंसेंटिव बन जाता है कि विद इन इंडिया
कैसे हम ट्रेडिंग कर पाएं कार्बन कार्बन। क्रेडिट्स के। फिर एक ग्रीन क्रेडिट स्कीम भी बनाया है, उसमें सिर्फ कार्बन नहीं, वो वाटर और फॉरेस्ट्री लिंक्ड है। लेकिन सर नेट जीरो एमिशन की जो बात है, हाँ, तो नेट जीरो का क्या मतलब है? नेट जीरो का ये मतलब है कि पहले तो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एमिशंस बढ़ रहे हैं ऐसे, तो हमें पहले उसको पीक करना है, फिर नीचे लाना है। अगर आपको मेरे को बुखार हो गया, पहले 99 से 100, 100 से 102, पहले तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा ना, फिर 102 से नीचे लाना पड़ेगा। अच्छा, तो हमारे एमिशंस का ट्रेजेक्टरी वैसे ही चलेगा, लेकिन वो नीचे लाने के लिए क्या नए टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज, बिजनेस मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, वही तो है इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर। आज अगर हम यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करना चाहें, हमारा मानना है कि कुछ $12 बिलियन का एक्सपोर्ट्स हमारा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो ग्रीन टैरिफ वॉल्स बन रहे हैं वो हमारे एक्सपोर्ट्स को रोकेंगे। तो हम उसको कैसे लीप फ्रॉग करें? इफ वी बिकम द रिलेटिवली क्लीनर प्रोड्यूसर ऑफ स्टील कंपेयर टू चाइना, फिर वो मार्केट हमारा है। If we make sustainably made cement or sustainably made automobiles or sustainably made fabric, तो वो मार्केट हमारा है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो मैं जापान में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या यूएस में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, या मैं विद इन इंडिया बेच रहा हूँ, कैसे, किस किस इंसेंटिव से। सो इंसेंटिव्स केवल टैक्स ब्रेक से नहीं बनता है। मेन है कि हम जो इसे, ये टेक्निकल टर्म है एनवायरमेंटल एक्सटर्नैलिटी, उसको हम कैसे प्राइस कर रहे हैं। एक बार हम उसको प्राइस करने लगे, अपने आप वो नए मार्केट्स खुल जाएंगे। आज हम गीगा फैक्ट्री की बात करते हैं, लेकिन इंडिया में हम सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ मिनरल्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर पूरे दुनिया का मिनरल रिप्रोसेसिंग इंडिया एक हब बन जाए, तो फिर आप सोचिए, आपको नए नए माइंस खोदने ही नहीं पड़ेंगे उतने। लेकिन आप जो बैटरी है उसको आप रिसाइकल करिए, उसी से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करिए। आपके फोन का जो बैटरी है उसी से आप एक्सट्रैक्ट करिए। हम एक कंप्लीटली नए सेक्टर में पावर हाउस बन सकते हैं। मतलब अभी जो हो रहा है उसको गवर्नमेंट से स्क्रैप में डाल देते हैं हम लोग। हाँ, अभी तो इसीलिए अभी जो बजट में क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जो अनाउंस हुआ है उसमें है सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये नए नए अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं बिजनेसेस के लिए कि हम कहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, पास्ट इज नो लॉन्गर अ प्रेडिक्टर ऑफ द फ्यूचर। तो अगर आप नए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं जो एस्टैब्लिश्ड कंपनी है और जो एस्टैब्लिश्ड सेक्टर है उसमें मैं मार्जिनल प्लेयर कैसे बनूं, या कि नया जो सेक्टर है जो सोचा भी नहीं गया है, जो इमेजिन ही नहीं किया हुआ है, उसमें मैं लार्जेस्ट प्लेयर कैसे बन सकूं। सही बात। दैट इज द स्ट्रेटेजिक चॉइस फॉर एन इंडिविजुअल एंड द इकोनॉमी। सर, क्योंकि आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, तो सर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी बुलिश है। विकसित भारत की भी नई स्कीम में गवर्नमेंट ने बोला कि इंफ्रा पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले। फिर एक तरफ इन्वायरमेंट को तो हम पहुँचेगा, अगर इंफ्रा को डेवलपमेंट मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे दोनों चीज़ें बैलेंस वे में आगे बढ़ सकें? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। पहले आप सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे सब कुछ चल रहा है। तो इकोनॉमी का बैकबोन क्या बनता है? रोड्स बनते हैं, पोर्ट्स बनते हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, पावर बनता है, वाटर बनता है, यही है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें ये पूछना पड़ेगा कि एवरी न्यू मेगावाट ऑफ एनर्जी का जो कैपेसिटी बन रहा है वो क्लीनर एनर्जी है, डर्टियर एनर्जी है। अगर मैं सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहा हूँ, उसमें मैं सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर का डाल रहा हूँ कि नहीं? क्योंकि हमारा एस्टिमेट है कि सिर्फ आज जो हमारा अर्बन वेस्ट वाटर है, सिर्फ 40% वो प्रोसेस होता है। सिर्फ उसी प्रोसेसिंग को अगर हम हॉर्टिकल्चर में डालें, वहीं पे $12 बिलियन का हॉर्टिकल्चर वैल्यू एडिशन बन सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी कैन गो टुगेदर, एंड इन सम वेज इज ऑलरेडी गोइंग टुगेदर, बट देयर आर मेनी मोर वेज। तो अगर हम हाईवे बना रहे हैं, हम सबसे सस्टेनेबल मटेरियल से कर रहे हैं कि नहीं? हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स के साथ हम घरें बना रहे हैं कि नहीं? हम ग्रीन स्टील से ब्रिजेस बना रहे हैं कि नहीं? राइट, ग्रीन सीमेंट से हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं कि नहीं? राइट,
when we start thinking about this, it is जैसे घर पे अगर हम किसी को तोहफा देना चाहें, मैं पहले रैपिंग पेपर खरीदने जाऊं या घर पे देखूं कुछ है कि नहीं. Same way we have to think, do I already have the materials or not to reuse? और ये एक एनवायरमेंटल एजेंडा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने वैसे तोहफा बनाया तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ेगा ना, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगा. So we have to stop thinking about environment separate from the economy. We have to stop thinking about environment as only for the environmentalists. And we have to simply ask a question, मैं आम नागरिक हूं, मैं अपना पैसा भविष्य में डालूंगा या भूतपूर्व में डालूंगा. सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये लेना चाहूँगा कि सर क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक ग्रोइंग इकोनॉमी में? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कुछ अलग नहीं है. ये अब हमारे पूरे वातावरण और हमारे अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट कर रहा है. अभी हम मई के महीने में एक्सट्रीम हीट वेव से गुजर के आए हैं. अब एक्सट्रीम फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट के साथ और लैंडस्लाइड्स के साथ डील कर रहे हैं. ये जो वातावरण असंतुलन है, ये सिर्फ केवल जलवायु परिवर्तन नहीं, ये जो असंतुलन है इसका प्रभाव खेती पे आ रहा है. इसका प्रभाव शहरों में जो नागरिक बाहर जाके काम कर रहा है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उस पे आ रहा है, उसका प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है. इसका प्रभाव हमारे एनर्जी जनरेशन पे आ रहा है, एनर्जी डिमांड लोड बढ़ रही है, कूलिंग डिमांड बढ़ रहा है. हमारा एस्टिमेशन है कि 75% जिले आज भारत में क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स के हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं और 80% भारतीय उन एरियाज में अभी रह रहे हैं जहाँ पे जिसे कहते हैं हाइड्रोमीटेरोलॉजिकल डिजास्टर्स का हाई वल्नरेबिलिटी है. तो क्लाइमेट चेंज केवल अब एक वातावरण या प्रदूषण की बात नहीं है, ये हमारे पूरे सोसाइटी और इकोनॉमी का एक अंग बन चुका है. और इसीलिए क्लाइमेट के साथ जो हमें जूझना है वो सिर्फ एक मिनिस्ट्री या एक डिपार्टमेंट से नहीं होएगा. जैसे हम नेशनल सिक्योरिटी को पूरे कंट्री के हिसाब से देखते हैं, उसी तरह हमें क्लाइमेट को देखना पड़ेगा कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकें लाइव्स और लाइवलीहुड्स को, कैसे हम और रेजिलिएंट बन सकें, और इसी के बेसिस पे कैसे हम नए नए बिजनेस मॉडल्स, नए टेक्नोलॉजीज की तरफ आगे बढ़ें. तभी हम विकसित भारत भी बढ़ेंगे और सस्टेनेबल भारत भी बनेंगे. और वो पहला उदाहरण होगा दुनिया में कि विकसित और सस्टेनेबल एक साथ बने. ये नहीं कि पहले मैं विकसित होऊंगा, फिर उसके बाद मैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचूंगा और उसके बाद मैं फिर से सोचूंगा कि अरे मेरे पास जॉब्स नहीं आ रहे हैं. नहीं, जॉब्स, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एक ही फॉर्मूला है. और जितने जल्दी हम इसको समझ जाएं उतने जल्दी हम विकसित भारत की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुभा घोष हमारे प्लेटफॉर्म पे आके ये बताने के लिए कि कैसे भारत एक सस्टेनेबल भारत भी बन सकता है. आपकी क्या क्वेरीज है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए, अपनी जेब से जुड़ी ज़रूरी खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.